from coded from the genes. So to be honest, this is the first lecture, and we have to be a little quick. To start with, the objective of this lecture is to understand the general understanding of biotechnology, what biotechnology is, and later on we will be discussing the different areas of biotechnology and the significance of pharmaceuticals and their applications in the daily life. Later on, we will be discussing about the DNA structure and function and its different types of nucleic acids and how the genes are expressed, what are the products of those genes, and how those genes, proteins, which are actually the products of those genes, are later on modified post-translationally. So these are the 6-7 major points we will be discussing in this lecture. To start with, normally biotechnology is considered like that कि जो है whatever we do is that if we consider biotechnology, it's considered that we could deploy a human ear on the mouse, but it's not like that. आप ये experimentally तो ठीक है, but there is no benefit of it that you actually instill a whole complete ear on the mouse. Some experiments are done in this regard, but it's not that कि जी जो है हमें हर वक्त benefit होता है ऐसी चीजों का, ठीक है जी. तो normally जो है हमारा बेसिक एस्पेक्ट ये होता है कि जी हम इसको जो है बेनिफिट ले सकें चीज़ों से. तो इफ वी वांट टू डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी तो उसके अंदर ये है कि जी any biotechnological application that uses biological systems, living organisms or derivatives thereof to make or modify products or processes for specific uses comes under the umbrella of biotechnology. This definition is actually decided and in the Convention on Biological Diversity in 2008 under the umbrella of United Nations. So basically अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बात करें तो ये है कि जी कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसकी कोई और प्रोडक्ट्स को अगर हम अपने बेस्ट पर्पसेस के लिए यूज करें तो दैट इज एक्चुअली द बायोटेक्नोलॉजी. सो द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर of a biotechnological product is recombinant human insulin, which is normally used by all of us, and that is कि जी हम ह्यूमन इंसुलिन जो है वो पहली बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है. इसके अंदर अगर आप देखें तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि जी हमारे पास जो ह्यूमन सेल के अंदर इंसुलिन जीन है उसको हम बेसिकली अपने ह्यूमन डीएनए में से आइसोलेट करते हैं, कट करते हैं, एंड वी पुट इट इनटू द बैक्टीरियल प्लाज्मिड व्हिच एक्चुअली कंटेन्स रिस्ट्रिक्शन साइट्स. एंड रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं बेसिकली हमारे पास जनरेट किस तरह होती हैं कि हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू जो है इसको कट करते हैं, ठीक है जी, और जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कट करके और हम अपने इंसुलिन जीन को इन प्लाज्मिड्स के अंदर ऐड कर देते हैं. जब ऐड करते हैं और उसके बाद लाइगेट कर देते हैं विद द लाइगेशन एंजाइम. आफ्टर लाइगेशन then we transfer these all plasmids back into the microorganism, and what these microorganisms would do that they would extranuclearly express these plasmids to produce this human insulin for the beneficial uses with the humans. अगर हम बात करें इंसुलिन की, हमने पहले भी कई दफा बात की है कि वी हैव अ वैरायटी ऑफ इंसुलिन विद अस. वैरायटी ऑफ इंसुलिन जो हैं, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जी हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स के थ्रू हमने जो है बहुत सारे बेनिफिट्स रीप किए हैं. उनके अंदर से एक ये था कि जी हम जो है बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी प्रोटीन्स को फॉर बेटर रिजल्ट्स. तो इंसुलिन भी उन्हीं में से एक है. अगर आप इसमें देखें यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर तो वी हैव
क्विक एक्टिंग इंसुलिन, या और इसको हम एस्पार्ट, लिस्प्रो या ग्लूलिसिन कहते हैं। दीज आर द 3 ब्रांड्स। ये अगर क्विक एक्टिंग इंसुलिन को देखेंगे विच इज इन द ब्लैक, तो इस जगह के ऊपर आपको ये विद इन 1 आवर जो है ये अपनी अचीव करती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम 4 आवर्स तक ये डिक्लाइन कर देती है। जो रेगुलर इंसुलिन है वो अपनी पीक जो है 2 आवर्स तक अचीव करती है और डिक्लाइन अप टू 9 आवर्स। फिर आ जाती हैं हमारे पास 3 लॉन्ग एक्टिंग, वन इज एनपीएच, अदर इज डेटामेर एंड गार्जिलिन। ये सारी की सारी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हैं। अगर आप इनमें डेटामर को देखेंगे तो ये 12 आवर्स पे पीक अचीव करती है एंड गोज अप टू 20 आवर्स। एनपीएच जो है वो 6 आवर्स पे अचीव करती है और गोज अप टू 18 आवर्स तक डिक्लाइन करती है। तो बेसिकली अब ये सारी अचीव किस तरह हुई हैं, तो दीज आर स्मॉल मॉडिफिकेशंस डन इन द नॉर्मल इंसुलिन सीक्वेंस। अगर आप इस जगह के ऊपर इन पिंक इंसुलिन को देखेंगे तो बेसिकली दिस ग्लूसिन इज एडेड हियर इन प्लेस ऑफ लाइसिन। लाइसिन गार्जिलिन के अंदर ये लाइसिन है, ये ग्रीन जो है ये स्पार्ट है, और ये पिंक के अंदर जो है बेसिकली एनपीएच है। ये चेंजेस जो है रिप्रेजेंट किए हुए हैं अमीनो एसिड्स के, कि ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स चेंज किए गए हैं रेगुलर इंसुलिन की निस्बत, तो इनके अंदर ये फिनोमेनास क्रिएट हुए हैं। इस तरीके से जो है हम मॉड्यूलेट कर लेते हैं अपनी इंसुलिन के फंक्शंस को। अगर हम आगे चलें तो जी we could classify biotechnology into 4 branches. One is the blue biotechnology. This all relates to the living organisms or those things which actually lives in the water. वो sea के अंदर हो, river के अंदर हो, all the organisms living in the microorganisms or biotechnology is related to the living organisms living in the water comes under the umbrella of blue biotechnology. ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी आपको कलर से ही अंदाजा हो गया कि एग्रीकल्चर और प्लांट्स से रिलेटेड जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड हमारी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी अगेन कम्स अंडर के अंदर जो है हमारे सारे ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सारे के सारे आते हैं, और इसके अंदर जो है बेसिकली हम जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी उनकी डिजीजेस हैं, उनकी बाकी सारी चीजें हैं, उसको cater करते हैं। Wide biotechnology actually is the one which is the applied biotechnology or industrial biotechnology. And pharmaceutical biotechnology could be classified under this wide biotechnology, that we are producing certain things which are actually beneficial for humans or plants or all that. यदि हम ऐसी चीज कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कर रहे हैं जिससे हमें फ्यूचर के अंदर बेनिफिट्स होते हैं। अब एक 5वीं फील्ड भी ऐड हो गई है, 5वीं ब्रांच भी बायोटेक्नोलॉजी की, विच इज एक्चुअली बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है बेसिकली दैट इज, इफ आई कुड क्लासिफाइड, वो इस जगह के ऊपर सेंटर के अंदर आती है, जो सारी फील्ड्स को, सारी ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को केटर करती है, और हम वी कुड ड्रा इट इन द सेंटर विच इज एक्चुअली द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जो सारे हेल्म्स ऑफ अफेयर्स को कनेक्ट कर रही है। This is a small timeline or brief history of biotechnology in the last 20 years, that what have been produced in the last 22 years कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी ने किस तरह प्रोग्रेस की है, किस वक्त इंसुलिन डेवलप हुई है, किस वक्त पीसीआर डेवलप हुआ है, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई हैं, and you can go through this all. Now, recombinant DNA technology, और recombinant DNA technology जो है basically it's the main techniques which are actually controlling the main helm of affairs of pharmaceutical biotechnology. Basically इन टेक्निक्स या recombinant DNA technology टेक्निक्स के बगैर हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस जगह के ऊपर इन्होंने एग्जांपल दी हुई ग्रोथ हार्मोन की, यदि हाउ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ बैक्टीरिया यूजिंग बैक्टीरियल प्लाज्मिड। अगर आप इस जगह के ऊपर देखें तो व्हाट दे हैव डन इज कि जी वी हैव अ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन सीक्वेंस आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन डीएनए, and at the end we have sticky ends after restricting it with EcoR1 restriction enzyme. This is the EcoR1 restriction enzymes. उसने जब कट किया तो इसने instead of sticky ends generate किए,
ये स्टिकी एंड्स जो हैं, सिमिलरली हमने जब EcoR1 से अपने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज एक्चुअली द प्लाज्मिड इसको कट किया, यहाँ पे मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं EcoR1 से, तो यहाँ पे भी स्टिकी एंड्स जनरेट हुए। जब इन स्टिकी एंड्स के साथ आपने अपने नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डीएनए को विच आल्सो कैरीज अ स्टिकी एंड ज्वाइन करवाया यूजिंग अ लाइगेज एंजाइम, तो इसने एक सर्कुलर plasmid again generate कर लिया which carries a human growth hormone gene. This is again inserted back, this plasmid is inserted back into the bacteria to have such a bacteria which carries a plasmid for human growth hormone. And now if we culture this bacteria, we could generate human growth hormone for our own benefits. After that, basically that this bacteria is actually now a recombinant cell, and if these recombinant cells are actually cultured on a small scale or in a large scale in a fermenter in industrial scale, after culturing those all things, we could fetch out the proteins, and those proteins are of our own biopharmaceutical proteins which could be analyzed for our own benefits. So this is the whole process how it happens. Moving further, so basically जो हमारे पास there are two steps, rather three steps of producing any biopharmaceutical. First is the generation of the genetically modified organism which carries actually a transgene of our own interest, and then is the downstream processing, and then the downstream processing, and then the formulation aspects come. तो जो हमारी प्री डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसके अंदर ये है कि नॉर्मली जब आप अपना रिकम्बिनेंट सेल्स जनरेट कर लेते हैं, वो बेशक प्रोकैरियोटिक ओरिजिन से हो, यूकैरियोटिक ओरिजिन से हो, जो भी हो, आप उनके स्मॉल सीड एलोकोट्स बना लेते हैं, and you store them in a cell bag at -80 degrees centigrade. And after, whenever you have to culture those cells for your own to produce a product, what you do is you do a primary culture and a secondary culture in the initial first 2 days using those cell bank cells. And after those secondary cells, you put those out secondary cells into the bioreactor to generate the different products of your own need. Okay? Once this processing is complete, then you are in a position to have all those products with you, and then the time comes for isolation and purification of the end product, which is actually a biopharmaceutical. So if we move further, so this is actually the downstream processing. We have the culture, we have done all these steps earlier, transformation and all that. Now what you will do is we have multiple types of centrifugations, multiple steps of centrifugations to pellet down and lyse the cells in order to get out the real biopharmaceutical protein of our own need. तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम पहले, देयर आर टू टाइप्स के हमारे जो हैं प्रोटीन्स जो आप बायोफार्मास्यूटिकल जो आप आइसोलेट करना चाह रहे हैं, वो आइदर एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्सप्रेस हो रही है या इंट्रा सेलुलरली एक्सप्रेस हो रही है। अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्सप्रेस हो रही है तो सर्टनली वो जो है हमारे जो मेन लिक्विड है, कल्चर लिक्विड है, उसके अंदर होगी। और अगर उस इंट्रा सेलुलर एक्सप्रेस हो रही है तो वो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इनर सेल है उसके अंदर होगी। अगर वो इनर सेल के अंदर है तो वी नीड टू लाइज द सेल्स, हमें सेल लाइसिस करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम उसको पैलेट डाउन करके डेब्रिस रिमूव करके अपनी प्रोटीन्स को फिर प्यूरिफाई करते हैं यूजिंग सर्टेन कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। इसके अंदर भी हमें मल्टीपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करनी पड़ती हैं। हम पहले अपने सुपर न्यूट्रिएंट्स को लोड करते हैं ऑन टू द कॉलम एंड देन वी वॉश देम, एंड फिर हम अपनी प्रोटीन जो है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को बाइंड करते हैं विद द कॉलम, और आखिर में हम एल्यूटेशन बफर्स के थ्रू एल्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आफ्टर एल्यूटिंग भी आपके पास प्रोटीन खत्म, यानी आपके पास ये नहीं है कि यू कैन यूज डायरेक्टली ऑन ह्यूमंस। यहाँ पे आपके पास प्यूरिफाइड प्रोटीन आ जाती है जिसको आपको एल्यूट करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है, और उसकी डोजेज फॉर्म डिजाइन करनी होती है। तो इसके बाद डोजेज फॉर्म
डिजाइन करने का स्टेप आ जाता है कि आप बेसिकली जो है अपनी इस बायोफार्मास्यूटिकल को डिजाइन करते हैं इन डोजेज फॉर्म के जी आपने उसको एज इंजेक्टेबल देना है, एज एरोसोल देना है, एज अ पैच लगाना है या क्या करना है। तो ये फिर डोजेज फॉर्म डिजाइन का काम शुरू हो जाता है इससे ऑनवर्ड। ये थी हमारी इंट्रोडक्टरी कि हमारी फार्मास्यूटिकल्स बायोफार्मास्यूटिकल्स होती क्या है और बनती किस तरीके से, इनिशियल उसकी डिस्ट्रक्शन। लेकिन इस सारी चीज के पीछे जो बेसिकली हमारे जो बायोफार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं वो हमारी बेसिकली एक्सप्रेस हो रही होती हैं फ्रॉम द आवर ओन ह्यूमन जीनोम। ठीक, तो इस सारी चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ह्यूमन जीनोम को समझना जरूरी है। तो दैट इज एक्चुअली द सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जी हमारी बेसिकली जीन्स जो ह्यूमन जीन्स है वो एक्सप्रेस किस तरह होती हैं। तो अगर हम समझे तो हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वी ऑल नो इट के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और जब इसने ट्रांसक्राइब होना होता है तो बेसिकली ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और आपकी आरएनए स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब होता है। आफ्टर दिस ट्रांसक्रिप्शन दिस एमआरएनए के ऊपर 2 राइबोसोम्स मोइटीज अटैच होती हैं और वो आपकी पेप्टाइड ट्रांसलेशन करती हैं। तो आपकी राइबोसोम्स जो है ट्रांसफर आरएनए जो हैं वो आपके अमीनो एसिड्स लेकर आते हैं और आपके पास एक पेप्टाइड जनरेट होती है। तो ये एक ओवरऑल व्यू है। अब इसके ऊपर अगर हम चलें तो बेसिकली हमें ये समझना जरूरी है कि जी हमारा डीएनए स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो डीएनए इज एक्चुअली अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिकली ओरिएंटेड न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास 2 किस्म के न्यूक्लिक एसिड्स हैं। एक को हम एक्चुअली कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक को आप कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द आरएनए। तो जो डीएनए है इट्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द आरएनए। तो वी ऑल नो इट कि जी हमारा जो स्ट्रैंड्स बनते हैं वो एक्चुअली जब आप डीएनए स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो बेसिकली हमारा है कि जी हमारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। इफ आई शो यू इस जगह के ऊपर अगर देखें तो ये 3:5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। दिस इज द बैक चेन, बैकबोन ऑफ द डीएनए, और आगे जो है ये न्यूक्लियोटाइड मॉइटीज लगेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वी हैव, पायरिमिडीन्स एंड प्यूरीन्स। पायरिमिडीन्स जो हैं 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं और प्यूरीन्स जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं। पायरिमिडीन्स के अंदर वी हैव साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल। Uracil is only present in the RNA while in place of thymine, while DNA contains cytosine, thymine, adenine and guanine. जो शुगर मॉइटीज हैं डीएनए के अंदर राइबो डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए के अंदर सिंपल राइबोज शुगर मॉइटी है। ठीक है, ए और टी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं वाटसन क्रिक मॉडल के मुताबिक, और जी और सी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। आगे चल के अभी हम देखते हैं कि हाउ इट बेसिकली जो आपस में बेसिस ज्वाइन हो रही हैं एक स्ट्रैंड के ऊपर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं, दैट इज 3:5 सॉरी 5:3 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इट्स नॉट 3:5, 5:3। गलत बोल गया थोड़ा सा। अब चलते हैं जी, these are the 2 scientists which are actually the Watson-Crick who actually identified the DNA structure। और इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो 2 मेजर ग्रुप्स या मेजर ग्रुप के दरमियान या 2 हिलिक्स के दरमियान 3.4 नैनोमीटर का साइज डिफरेंस है और 2 बेसिस के दरमियान 0.34 नैनोमीटर का डिफरेंस है। तो बेसिकली एक टर्न जो है दैट helix turn that is composed of 3.4 nanometer distance in a DNA. There are 2 types of grooves. One is the major groove and other is the minor groove. जब आप जेल रन करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा EDTA जो है वो बेसिकली इन मेजर और माइनर ग्रूव्स के अंदर ही इंटरकलेट करता है और उसके बाद आप जब एग्रोस जेल रन करते हैं तो आपको वो विजुलाइज होता है डीएनए। द रीजन बिहाइंड वो यूवी के साथ जो है ब्राइट होता है, एक्साइट होता है एथिडियम ब्रोमाइड, और वो एथिडियम ब्रोमाइड बेसिकली इन मेजर और माइनर ग्रुप्स के अंदर इंटरकलेट करता है। These are the 2 strands, 1 and this is the 2, और दरमियान में ये जो है बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग
ए और टी के दरमियान 2 बॉन्ड्स हैं और जी और सी के दरमियान 3 बॉन्ड्स है, ट्रिपल। ये है जी वाटसन-क्रिक की बेस पेयरिंग। अगर आप इस जगह पे गुआनिन और साइटोसिन को देखेंगे तो 1, 2 और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और एडेनिन और थायमीन को देखेंगे तो 1 और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ए जी के साथ या सी के साथ नहीं कर सकता, और सी जो है टी या ए के साथ नहीं। तो बेसिकली गुआनिन और साइटोसिन आपस में पेयर होते हैं, एडेनिन थायमीन आपस में पेयर होते हैं। फॉर जनरल डिफरेंसेस, आपका डीएनए और आरएनए जो है देयर 3 बेसिस कॉमन है, सिर्फ टी और यू का फर्क है। वाइल हमारा जो डीएनए वो न्यूक्लियस के अगेंस्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए लेस स्टेबल है। डीएनए यूवी लाइट्स के अगेंस्ट लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू द आरएनए, वो मोर स्टेबल है। दीज आर स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। अब आ जाती है बात कि जी हमारे पास बेसिकली हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली डीएनए जो है वो बेसिकली क्रोमोसोम्स जो है दे आर मेड ऑफ डीएनए। उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है और जीन्स के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है। प्रोकैरियोटिक्स की बात करें तो वहां पे सिंपल एक ओपन रीडिंग फ्रेम होता है जिसके अंदर से आपकी प्रोटीन ट्रांसक्राइब होती है, बट यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर जो जीन्स हैं उनकी कंपोजिशन डिफरेंट है। इस हिसाब से कि जी यूकैरियोटिक जीन के अंदर जो है basically we have exons and introns. Our eukaryotic DNA is composed of exon and introns, and pre-mRNA, which is actually transcribed from the one strand of the DNA, उसके अंदर भी exon introns होते हैं। जब वो mature RNA में convert होता है तो introns निकल जाते हैं, these introns are removed, और सिर्फ exon, which is actually the coding part, वो रह जाता है। तो these are actually coded, these exons are actually coded into a peptide or a protein। ठीक है जी। आपके पास जब mRNA होता है तो हम नॉर्मली इसलिए कि mRNA अगेन आरएनए नॉर्मली स्टेबल नहीं होता ज्यादा देर के लिए, तो व्हाट वी डू इज हम इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉरन कर लेते हैं। अगर आप इस एंड के ऊपर देखेंगे तो mRNA कंटेन्स स्ट्रेच ऑफ RNAs व्हिच इज पॉलीए-टेल, जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है mRNA का। और इसके बाद जो है इस पॉलीए-टेल के साथ ओलिगो-डी-टी यूज करते हुए हम इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाइज करते हैं, इनटू cDNA कन्वर्ट करते हैं, और विच इज अ मोर स्टेबल मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द mRNA। अब आ जाती बात कि जी हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन है दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड सर्टेनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। हमें ये पता है कि जिस जगह से हमारी कोडिंग स्टार्ट होती है उससे पीछे जो है वी हैव अ होल प्रमोटर रीजन। इस प्रमोटर रीजन के अंदर there are different signature features of the DNA which actually controls the transcription of the genes। तो अगर आप ये देखें तो this is actually the start coding region। इससे पहले we have इधर तो पहले splicing sites हैं, इसके बाद we have a Tata box, and then there is also a cat box, and there are certain enhancer regions and silencer regions। There is a complex of transcriptional complex along with the RNA, पर ये सारा transcription complex कहलाता है, और basically ये assist करता है transcription के अंदर। On Tata box there is a Tata binding protein along with other proteins and activator proteins। These activator proteins actually attach to the different enhancers, and if we want to repress this तो हम basically जो ये repressor proteins हैं ये आके silencer के ऊपर attach हो जाती हैं और आपकी जो है transcription नहीं होती। Until repressor is removed आपकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। ये आपने अगर ऑपरॉन्स पढ़े होंगे, लैक ऑपरॉन्स, तो उनके अंदर आपने एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स का फिनोमेना पढ़े होंगे। नहीं तो इंशाल्लाह आके हमने जो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस भी करेंगे। This is actually the translational process। अगर आप देखें तो ये this is the double stranded DNA, यहाँ से ये mRNA synthesized हुआ complementary mRNA। This complementary mRNA is coded by a ribosome complex। This is the first methionine, and then comes the alanine, and then alanine के पास asparagine। तो जिस तरह हर कोडॉन पे एक कोडॉन 3 बेसिस के ऊपर आगे मूव करते जाती है आपकी राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, और वो ट्रांसलेशन ट्रांसफर आरएनए जो है वो आपका नेक्स्ट अमाइनो एसिड लाता जाता है और वो आपकी ट्रांसलेशन होती जाती है टू मेक अ सर्टेन पॉलीपेप्टाइड। दीज आर द कोडॉन्स।
अगर आप इन कोडॉन्स को देखें तो बेसिकली वी हैव 4 बेसिस और वी हैव 64 कोडॉन्स। इनमें से 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, यू ट्रिपल ए, यूएजी, यूजीए, एंड कुछ कोडॉन्स ऐसे हैं जो एक ही अमाइनो एसिड को क्रिएट कर रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो हैं कोडॉन्स दे आर प्रेजेंट फॉर सीरीन, जिसके लिए 6 हैं, these 2 and these 4, or leucine, which is coded by 6 different codons, while there are many other codons which code for a single amino acid, which is the methionine, and this is actually the one which is valine, जो है ये 4 वेलिन हैं, 4 प्रोलीन को क्रिएट कर रहे हैं, 4 जो हैं सीरीन को 6 कर रहे हैं, threonine को 4 क्रिएट कर रहे हैं। तो these are actually different codons for the different amino acids. Now the main part, which is actually the post-translational modification. ये बड़ा interesting है। अगर आप we consider it कि जी हमारे पास 20-25,000 genes हैं हमारे genome, human genome के अंदर, तो there are two phenomena which actually further creates the diversity, which is actually alternative promoters, alternative splicing, mRNA editing, जिसकी वजह से we consider that these 20-25,000 genes creates almost 1 lakh transcripts, which are actually the transcriptomes के जी इतनी ज़्यादा variation takes place due to these alternative promoters, alternative splicing and mRNA editing की वजह से. Later on, these 1 lakh transcripts are translated and post-translationally modified to create more than 1 lakh, rather 10 lakh proteins. So basically what we are saying is that from the genome to the proteome complexity is much more, or diversity is much more, or functional sensitivity is much more. तो basically क्या हो रहा है कि जी हमारी जो प्रोटियोम है वो जीनोम से भी ज्यादा डाइवर्स और स्टेबल है, ठीक है जी। स्टेबल नहीं है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है प्रोटियोम के अंदर, हमारा जो जीनोम है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है जी। अब चलते हैं कि जी हमारे पास मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करती क्या है कि इट इंक्रीज द फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोटियोम बाय द कोवलेंट एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स or proteins, proteolytic cleavage of regulatory subunits or degradation of the entire protein. तो बेसिकली डिफरेंट किस्म की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, उनके साथ कुछ कोवलेंट एडिशंस हो सकती हैं फंक्शनल ग्रुप्स की, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो सकता है ऑफ रेगुलेटरी सब यूनिट्स, या टोटल प्रोटीन को डिग्रेड किया जा सकता है, ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होती हैं। इसके अलावा अब इस पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की पास के अंदर हमारे पास क्या है, फॉस्फोराइलेशन है, ग्लाइकोसाइलेशन है, यूबिक्विटिनेशन है, नाइट्रोसाइलेशन है, मिथाइलेशन है, एसिटाइलेशन, लिपिडेशन, प्रोटीलाइसिस, ये सारी डिफरेंट चीजें हमारे पास होती हैं, ठीक है जी। तो अगर हम इनकी थोड़ी सी डिटेल्स में चलें तो ये बेसिकली these सारी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन एक्चुअली creates functional regularities. They help in localization of the proteins to certain tissues, certain cells. They help in interaction of these proteins with other cellular molecules such as proteins, nucleic acids, and cofactors. अगर हम phosphorylation की बात करें तो it's a reversible process and mainly take place on serine, threonine, and tyrosine amino acids. और reversible process क्या है कि kinases जो हैं basically in the presence of ATP एक phosphate group, phosphatase group add करती हैं और ATP is converted to ADP in the presence of kinases. तो आपकी peptides जो हैं they would carry a one peptide phosphate group to it. Phosphatases जो हैं वो इस पेप्टाइड को रिमूव करके in the presence of phosphatase this phosphate group could be removed and they could be reverted back to the normal peptides. अब दो कंडीशंस हो सकती हैं इसके साथ। नॉर्मली ये जो हैं कई जगह के ऊपर फॉस्फोराइलेशन आपके प्रोटीन को ऑन करती है और कई जगह पर डिफॉस्फोराइलेशन आपके जो है प्रोटीन्स को ऑन करती है। Normally such these regulations, phosphorylation actually is involved in regulation of many cellular processes including cell cycle, growth, apoptosis and signal transduction pathways.
ग्लाइकोसाइलेशन की अगर हम बात करें तो it is one of the major post-translational modification with significant effects on protein folding, conformation, distribution, stability and activity. So basically there are multiple types of glycosylations. अभी हम आगे चल के बात करते हैं. ये basically simple monosaccharides की addition है to highly complex polysaccharide branch polysaccharides or proteins. Glycosylation की बात करें तो we have almost 5 types of glycosylation: N-glycosylation, O-glycosylation, glycation, glycosylation, phosphoglycosylation, C-glycosylation. एंड अगर इनकी आप डिटेल्स देखें तो किसी जगह पर ग्लाइकेन मॉइटी ऐड हो रही है एस्पेराजीन के ऊपर, किसी जगह पर मोनोसैचराइड्स बाइंड टू द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ सेरीन और थ्यूरोनीन ग्लाइक, और ये फिर स्पेसिफिक जगह के ऊपर एक्सप्रेस हो रहे हैं. अगर आप एन ग्लाइकोसाइलेशन देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर असिस्ट कर रही है एक्सप्रेशन को. ओ ग्लाइकोसाइलेशन एक्सप्रेशन को असिस्ट कर रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, साइटोसोल एंड न्यूक्लियस. ठीक है. ग्लाइकन कोर्स लिंक्स a phospholipid and a protein. Mannose binds to the indole ring of the tryptophan in C-glycosylation. Glycan binds to the serine via phosphodiester bond in phosphoglycosylation. So these are different types of glycosylation, which are also depicted in the diagram, and you can see these all things कि ये किस तरीके से और किस जगह के ऊपर. N glycosylation N terminal पर होती है, O glycosylation carboxy terminal of the peptide के ऊपर होती है. So to end with, whatever we learned out of it, this lecture is that we developed a general understanding of the biotechnology, what biotechnology is. We recognize the different areas of biotechnology, as well as we realize the significance of biotechnology, how it plays an important role in pharmaceutical biotechnology, and we also helps in got the information that how things move. These proteins are actually coded from the genes, and how these genes work and express, how these after expression the peptides are synthesized, and how these peptides are actually help in generating the diversity after post-translational modification. So this is all for today, and hopefully you have enjoyed this lecture. If there are some questions, you're always welcome to ask in the Google Classroom.